आजकल लिटरेचर फेस्टिवल्स की धूम मची हुई है हिंदी के नाम पर। हिंदी साहित्य उत्सव नहीं कहते लोग, लिटरेचर फेस्टिवल। ये पहले जयपुर में होता था, अब तो लगभग हर शहर में होने लगा है और हर कोई अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है। आप भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ जाके कैसा महसूस होता है आपको, और इनके पीछे क्या उद्देश्य क्या लगता है? देखो, ये लिटरेचर फेस्टिवल जो है, इसका साहित्य से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप अगर जयपुर के भी लिटरेचर फेस्टिवल का विश्लेषण करें तो उसमें देखेंगे कि उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका ब्रांड है या जो पब्लिक में लोकप्रिय है दूसरे कारणों से, साहित्य के कारण से नहीं, दूसरे कारणों से है। वरना तो फिल्मी हीरो हीरोइन क्या करने जाते हैं फेस्टिवल में, उनकी क्या जरूरत है। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है दरअसल उन लोगों के लिए है जो साहित्य के नाम पर, जैसे कवि सम्मेलन के नाम पर कुछ दूसरा कुछ होता है, उसी तरह से लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर भी कुछ दूसरा ही होता है। वो संयोजक जो है उसका उद्देश्य होता है इसके माध्यम से 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपया कमा ले, और कोई साधन नहीं होता। लिटरेचर के नाम पर वो करोड़ में कमा लेते हैं स्पॉन्सरशिप के रूप में। ये इसका फंडा है और आर्थिक पक्ष होता है। तो आप अगर संयोजकों से हिसाब किताब लें तो आपको मालूम होगा कि कितना कमाई उसकी है। उर्दू की तुलना में हिंदी कविता बहुत समृद्ध मानी जाती थी। उर्दू ने अपने पैटर्न को बनाए रखा और आज वो इस जगह पर आ गया कि रेखता के नाम पर उनके यहाँ जो श्रोताओं के, दर्शकों की कमी नहीं रहती और जो चाहे वो करा सकते हैं। हम अगर हिंदी कविता के नाम पर देखें तो कहीं कुछ नहीं है। पावन रथी विरस रघुवीरा की स्थिति में है। तो ऐसे में लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कि उस फैशन के डिजाइन में आते हैं। उनकी, मान लो कि किसी एक कवि का छंद मुक्त कविता कवि को बुलाया गया, इसलिए नहीं बुलाया जाता कि उसकी कविता सबको समझ आती है, पसंद की जाती है। वो नाम जो है ब्रांड नाम हो गया है, उसी को पद्मश्री मिला है, उसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो लोग सोचते हैं कि बड़ा कवि होगा, उसको बुला लिया जाता है। लेकिन उसकी कविता लोगों को पसंद आए, लोगों को चाहे, ये गारंटी नहीं है। ये ऐसी परिस्थिति में लिटरेचर फेस्टिवल भी जो है वो एक तमाशा है। तमाशा देखिए, विभिन्न चीज़ों का, धर्म के नाम पर तमाशा होता है। एक से एक 10-10 करोड़ लेते हैं, एक जो कथावाचक हैं 10-10 करोड़ लेते हैं उस प्रोग्राम का। तो वो भी एक तमाशा है, ये भी एक तमाशा है। उससे न धर्म का कुछ लेना देना है, न इससे साहित्य का कुछ लेना देना है। इन सारी चीज़ों को जब एक बार डिरेल होता है, जैसे नाव ही है ना, शरीर में नाव ही, तो नाव ही अगर उलट जाती है तो सब कुछ उलट जाता है। तो जब हमारा जो संसद में बैठे हुए लोग जब गंभीर इस तरह के नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह कोई कसौटी नहीं है कि पढ़ा लिखा या संस्कारवान व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा होगा। तो जो वो गड़ासा चला रहा था वो अब आकर के हो जाता है और वहाँ पर भी गड़ासा चलाता है। तो ऐसे गड़ासे छाप नेताओं से हम साहित्य का क्या सोच सकते हैं, उस उपकार सोच सकते हैं। समस्या यहाँ पर है कि जब तक एक ठीक ढंग से उसकी गंभीरता को न लिया जाए, उसकी उपयोगिता को न लिया जाए, उसके उपादेयता को न लिया जाए, तब तक ये साहित्योत्सव हैं या और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। उससे आप कहें कि समाज कोई लाभ उठाता है, नहीं है। वो बस फैशन है, फैशन के लिए आते हैं, फैशन के लिए चले जाते हैं। क्या इस दौर में कवि अपना दायित्व निभा पा रहा है?
मंचों पर या साहित्यिक पत्रिकाओं में या जो भी कवि कर्म आपको नज़र आता है, आपको लगता है कि वो समाज को सही दिखा पा रहा है? कवि का काम दिशा दिखाना नहीं है, उसको चेतना जगाने से मतलब है। जहाँ तक मंच की बात है, मंच का जितना ह्रास इस दौरान हुआ है हमारे सामने से ही, मैं 50 साल का जो मैं देख रहा हूँ, 50-60 साल का, उसमें भी जब हम लोग मंच पर आए थे उस समय तक कविता थी। धीरे धीरे उसमें जो अकवि तत्व है वो घुसते गए और अब ये हो गया है कि अब कविता मंच पर नहीं है। हम लोग जाते हैं तो अभी क्या दिनकर जी कहते थे कि इतनी ग्लानि होती है मंचों पर जाकर। उनके समय में यानी 74 से पहले भी ये स्थिति आ गई थी कि वो कहते थे कि मैं जब लौट के आता हूँ तो पैसा तो मिलता है, वो होता है कि कागज़ पर अपना नाम लिख करके और जूते से उसको मारूं। ये स्थिति थी। तो हम लोगों की स्थिति तो अब पूछने की नहीं है। चाहता हूँ तो कितना अपमान सह करके लौटता हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन मंच जो एक बहुत बड़ा माध्यम था कवियों को जिलाने का भी और कवियों की कसौटी का भी। हर कवि चाहता है कि हमारी कविता कैसी है इसको परखें, और परखने के लिए दर्शक जो है वो आईने की तरह से है, उसमें देखा जाता है दर्शक किस तरह से। लेकिन वो दर्शक कौन हो? जिसको कविता की समझ हो, जिसको दर्शक जो सिनेमा का जो वो ऑडियंस है, जिसको हीरो हीरोइन पर पैसा फेंकने की आदत है, वो कविता का पारखी नहीं हो सकता। पारखी होता था कौन? जिन्हें कविता कक्षा में सिखाई जाती थी, समझाई जा सकती थी। अब वो अध्यापक जो है कविता नहीं जानता है और न सिखाता है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो कविता से दूर हो गए। हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है उसको अध्यापक कविता से दूर कर दिया है अध्यापकों ने। तो अब वो जब आगे बढ़ेगा, ऑडियंस के रूप में आएगा, तो उसको तो कविता की समझ है नहीं। जब कविता की समझ नहीं है तो जो चुटकुले उटकुले सुनता है वो समझता है यही कविता है। जब काका हाथरसी मंच पर आए थे तो लोगों ने यही शंका व्यक्त की थी, कहा कि काका हाथरसी ने लोकप्रिय तो बनाया कविता को उन क्षेत्रों में जाकर जहाँ पर कविता नहीं थी, ने ऐसे बणिक समाज में कविता को लोकप्रिय बनाया। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि लोग उसी को कविता समझने लगेंगे। वो बात साफ हो गई धीरे धीरे करके। अब तो देखिए कि ये स्थिति है कि एक पूरे कवि सम्मेलन में मंच पर जो कविता पढ़ी जाती है उसमें कविता को खोजना जैसे भूसे में गेहूं के दाने को खोजना है। मुश्किल से, मैं बहुत से जगहों पर मैं जाता हूँ तो लोग, मैं पूछता हूँ भाई आप क्यों नहीं आए? तो कहा कि आपको एक तो लोग सबसे बाद में बुलाते हैं, 2 बजे 3 बजे रात के बाद। तो 2 बजे तक जो सुनता हूँ जिस तरह की कविता, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती बैठने की। तो कौन वो 2 बजे आपको सुनने के लिए बैठा रहे, इसलिए नहीं जाते। तो ये स्थिति है। संयोजकों को इसके पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कवि सम्मेलन नाम देते हैं तो उस कवि सम्मेलन के नाम का जो अर्थ है उसको भी आपको समझना पड़ेगा और उस अर्थ की भी रक्षा करनी पड़ेगी, उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। आजकल कवि सम्मेलनों में बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो अपने आप को लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो अब तो युग कवि भी आ गए। नहीं, हाँ सब आ गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं युग क्या होता है। देखिए हमारी गली में एक लड़का है, वो
भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय कवि कहता है, जो कि उसको गली में भी लोग नहीं जानते। तो एक जो शब्दों का के जो अर्थ का ह्रास हुआ है, जैसे मूल्य ह्रास होता है वैसे ही अर्थ का भी ह्रास हुआ है। तो अभी जो है सीधे वो ग्लोबल और लोकल वाली जो बात है, तो लोकल भी ग्लोबल हो गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। कहने में कोई हर्ज नहीं, सारी संस्था जो बनती आज संस्था बनती है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या करिएगा। तो इसको मान के चलिए कि ये एक कहने का उनके मन में एक गुबार है, वो गुबार निकाल रहे हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं है, मार्केटिंग कर रहे हैं। कौन बाहर कौन जानता, अपने नगर में तो जानता ही नहीं उसको, तो बाहर कौन जानता है। आजकल अखबारों से भी साहित्यिक पन्ने गायब हो रहे हैं, वही और ले दे करके साहित्यिक पत्रकारिता का भी तिरोभाव होता जा रहा है जी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हिंदी साहित्य, हिंदी की जो पत्रकारिता है वो शुरू ही हुई थी साहित्यिक पत्रकारिता से। ये भारतीय वगैरह तक जो है वो साहित्यिक पत्रकारिता थी, पत्रकार थे, लेकिन साहित्यिक चीज़ें ही वो आती थी। मैं समझता हूँ कि पहला टर्निंग पॉइंट जो हिंदी पत्रकारिता में आया वो आया परारकर जी से। बाबूराव विष्णु परारकर जब आज के संपादक हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे गांव की रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू किया, गांव के चिट्ठियां छापते थे, वो राजनीतिक भी विषय है, अर्थ का भी विषय है, इन सबों को अलग अलग करके वो छापते थे। तो एक ये आया था, और उसके साथ साहित्य का भी पन्ना होता था। हर रविवार को लोग ये जानते थे कि साहित्य पढ़ने के लिए उनके पास समय भी होता है, उनको चाहिए भी। हुआ ये कि ये जो अखबारों के संपादक थे, मालिक थे, वो पीढ़ी जो कि साहित्य से परिचित पीढ़ी थी वो ख़त्म हो गई। उनके बच्चे अमेरिका से पढ़ करके आए हैं, जिनको कि हिंदी साहित्य से कोई मतलब नहीं, हिंदी पत्रकारिता से भी कोई मतलब नहीं। उनको हिंदी केवल इसलिए वो कर रहे हैं कि वो दुधारू गाय है उनके लिए, सरकारी विज्ञापन उस हिंदी के नाम पर वो लेते हैं। तो इसलिए वो केवल अखबार निकालते हैं। अखबार में हिंदी कितनी है ये कहना मुश्किल है। तो जब हिंदी भाषा ही नहीं है तो उसकी कविता, उसका साहित्य कहाँ से आएगा। कुछ अखबार तो ऐसे हैं कि जो कि हिंदी अखबार होकर के अंग्रेजी की वकालत करते हैं और हिंदी का मजाक उड़ाते हैं, हिंदी शब्दों का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी शब्दों का जो ये सम्मानित करते हैं उसे। अब ऐसे उसका मानसिकता क्या है इसके पीछे? यही मानसिकता है कि वो उसके मालिक जो हैं वो केवल उसको गाय की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, गाय दूध लेना चाहते हैं। उनको उस गाय से कोई श्रद्धा नहीं है गाय के प्रति, चूँकि वो दूध दे रही है इसलिए वो ये। अभी आज़ादी के 75 साल हो गए, इसके बावजूद अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है भारत देश की। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसके लिए क्या, किस तरह के आंदोलन हो, किस तरह के गतिविधियां चलाई जाएं ताकि हिंदी वालों को? हम लोगों ने चलाया भी है राष्ट्रभाषा करने के लिए। जैसे एक हिंदी साहित्य भारती है, उसने किया है। फिर उसके बाद और भी कई संस्थाएं हैं जो कि इसको कर रही हैं। मूल बात जो नेहरू जी ने जो इसकी कमर तोड़ दी है वो ये कि संविधान उसमें संसद में ही पारित करवा दिया कि जब तक सभी विधान सभाएं इसको इस विचार को नहीं रखेंगे, इस मत को नहीं रखेंगे, संस्तुति नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रभाषा नहीं होगी मैथिली हिंदी। अब वो जो है जब लोग जा कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र संघ है उसमें तो हिंदी बोल लेते हैं, यहाँ हिंदी बोलते हैं तो क्योंकि छोटी छोटी राजनीति। अब जो नेता हैं उनके सामने
देश महत्वपूर्ण नहीं है, अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है। 6 साल के उसमें वो जो कि भीख मांग रहे थे, वो नेता जो हैं वो 200-400 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। इसके लिए कोई न तो सुप्रीम कोर्ट है, न कोर्ट है, न ईडी है, न कोई है कि किसी राजनेता की गर्दन पकड़े कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। तो जो ऐसी स्थिति में हम क्या राष्ट्रभाषा की बात करें, क्योंकि लोग तो यही हैं जो कि राष्ट्रभाषा बनाएंगे। जब उनका स्तर ये है कि केवल अपना पेट भरना है, देश जाए भाड़ में, तो जो हो रहा है, जितना हो रहा है, तो एक आध व्यक्ति है ऐसा जो कि पागल की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए देश चल रहा है, वरना तो अभी तक खत्म हो गया होता। अभी जो कुछ वर्षों से जो कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है, उसका मूल कारण एक दो व्यक्ति हैं जो चला रहे हैं इसको। अब वो उनके बस में है नहीं कि राष्ट्रभाषा घोषित कर दें, तो टांग तोड़ के रख दिए नेहरू जी ने पहले से। तो जब वो बात बनेगी तो ये भी हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। तो आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है? कोई गीत कैसे आपके मन में उतरता है और कितनी सिटिंग में आप उसको पूरा करते हैं? ये कोई निश्चित नहीं है कितना समय लगता है। सामान्यतः क्या होता है कि एक मुखड़ा मन में उत्पन्न होता है, और कभी कभी तो एक साथ वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में गीत बन जाता है, और कभी कभी महीनों लग जाता है। कुछ गीत ऐसे भी हुए जिनको कि बरसों बाद पूरा किया हमने। तो ये निर्भर करता है कि वो गीत कैसे आपके मन में उपजा और उसको कैसे आपने कितना समय दे करके उस भाव को पूरा किया है। शुरुआती दौर में आपने किसी को गुरु बनाया? नहीं, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। अगर गुरु कहें तो विद्यापति के गीत हमारे रहे आदर्श, फिर गोस्वामी तुलसीदास रहे, सूरदास रहे। इन सब को पढ़ा जो, तो भीतर भीतर मेरे मन में रहा। किसी को ये नहीं सोच करके कि इन्होंने ऐसा लिखा है तो मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए, ऐसी मन में बात नहीं रही। हाँ, जब मैं मंच पर आ गया था बनारस में, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने एक बार मुझे कहा कि तुम्हारी जो कविता है, तुम्हारा जो गीत है, वो स्पॉन्टेनस है। स्पॉन्टेनस मतलब उसमें शिल्प की कमी अभी है। तो शिल्प जो है, जैसे कि नवगीत को अगर तुम पढ़ो तो उससे तुम्हारे भीतर शिल्प भी आएगा। और मैंने नई कविताओं को पढ़ना शुरू किया शिल्प के लिए। मुक्त छंद, हाँ, मुक्त छंद की कविता में मुझे लगा कि मुक्त छंद की कविता जो है वो रॉ मटेरियल है, वो कविता नहीं है। हम जितने कवि हैं सबको मैं प्रणाम करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो कविता नहीं है। कविता का जो अंतिम रूप होता है वो नहीं है, वो केवल एक रॉ मटेरियल है जिससे अच्छी कविता लिखी जा सकती है, बनाई जा सकती है। आपको मैं एक उसका उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने तांबे का उत्पादन देखा है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर में था, तो कैसे बनता है। तो जहाँ से शुरू होता है वो होता है कॉपर ओर, ताम्र अयस्क। वो ताम्र अयस्क क्या है? चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनमें 1%, 2% तांबा होता है जी। फिर उसको क्रश करते हैं, फिर उसके बाद ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, फिर उसके बाद केमिकल मिला करके स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद उसको जो है वो धमन भट्टी में डालते हैं। धमन भट्टी से पिघला हुआ निकलता है, वो सांचे में डलता है और वो तांबा बनता है। मुझे लगता है कि लगभग यही प्रक्रिया कविता की भी है।
तो जो मैंने कहा कि मुक्त छंद की कविता वो दरअसल ताम्र अयस्क के स्तर पर है। उसके बाद बड़ी प्रक्रियाएं हैं, उनको करने के बाद अंतिम जो है वो है जो सिल्ली बनती है तांबे की, वो गीत है जिसका उपयोग किया जाता है। वो कालजयी रचना होती है क्योंकि उसमें कोई परिशोधन नहीं हो सकता। और इस तरह की जो छंद मुक्त कविता है उसको कहीं से भी आप काट सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये शुरुआती आत्मविश्वास कैसे मन में आया कि अब मेरे मन में शुरू में ही कविता का मतलब ही गीत था। विद्यापति के गीतों को गाते थे हमारे पिताजी। सवेरे उठ करके 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठ करके और सूर के पदों को, विद्यापति के पदों को वो सब गाते थे। तो कविता का मेरे मन में वही है कि जो लोग गाएं, जिन्हें लोग उपयोग करें। कविता मेरे लिए कभी भी ये नहीं रही कि जिसको कि पुस्तकों में लोग पढ़ें, पाठ्य पुस्तकों में घुसाए जाएं, नहीं, ये कविता का उद्देश्य नहीं है। कविता का उद्देश्य यह है कि लोग उसके अपने जीवन में उसका अंगीकार करें, लोगों के रग रग में वो गीत बस जाए, तभी कविता। आपके लिए काव्य सृजन के प्रेरक तत्व क्या होते हैं? देखिए, एक तो क्या है, प्रेरक तत्व का मतलब ये हुआ कि जो हम जब सर्जना करते हैं तो सभी कविताओं के लिए ये आवश्यक है कि अपना अनुभव होना चाहिए और साधना होनी चाहिए शब्द की। ये 2 चीज़ें अगर हैं तो आप अच्छी रचना आप कर सकते हैं। अगर धैर्य नहीं है आप में तो आप अनुभव को भी शब्दों में, सही शब्दों में उतार नहीं सकते। तो सही शब्दों में उतारने के लिए मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि मैं शुरू में ही अमरकोश रटने लगा था, क्योंकि हम संस्कृत माध्यम से पढ़े थे। तो अमरकोश की विशेषता ये है कि जैसे मैंने सूर्य का आपको पर्याय खोजना हो तो 32 मैं बैठे बैठे गिना सकता हूँ, क्योंकि वो श्लोकबद्ध, छंदोबद्ध होने से ये सुविधा होती है कि आप अनंत काल तक उसको यथावत रख सकते हैं। हमारे यहाँ वाचिक परंपरा रही ऋषि मुनियों की, जो हजारों हजार साल से वेद मंत्र, वेद को भी छंद ही कहा गया, यथा छंदसी माने छंद में। तो ये जो छंद में होने से क्या होता है कि कभी वो टूटता फूटता नहीं। तो छंद की विशेषता ये होती है। हमारे यहाँ जो किसी भी चीज़ को चिरस्मरणीय बनाने के 2 माध्यम थे, एक तो छंद था और दूसरा सूत्र था। सूत्र में भी क्या होता है कि बड़ी बातों को छोटे में कह करके उसको रख लेते हैं, फिर उसका विस्तार किया जाता है। तो यही 2 माध्यम थे जिसमें किया। तो छंद में होने के कारण अमरकोश मुझे याद, अब जिसको डिक्शनरी ही याद हो तो उसको क्या कमी रहेगी शब्दों की। हमारे लिए शब्दों की कमी। और ये हमारे जो हजारशा द्विवेदी जी भी कहते थे कि तुम्हारी विशेषता है कि तुम शब्दों के माने में तुम राजा हो। तो ये सही बात है। संस्कृत के जो अध्ययन से ये होता है कि आपको शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों के अर्थ जो है वो गहराई तक जाने के उसमें मिल जाता है। मुझे इसका लाभ मिला। आजकल जो तथाकथित बड़ी पत्रिकाएं हैं हिंदी की, और वो जो नामवर समीक्षक हैं, वो हिंदी गीतों को उचित महत्व नहीं देते। इसके पीछे आपको क्या राजनीति लगती है? मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी ऐसी पत्रिका है जिसमें छप करके कोई गीतकार गौरव का अनुभव करे। वो हमारा ज़माना था जबकि धर्मियों में छपता था, तो किसी की एक कविता अगर धर्मियों में छप जाए तो वो महीनों तक उस नशे में घूमता था, क्यों अब मैं साहित्यकार हो गया। अब ये टूट पूंजी जो हैं, जो कि एक पैसा देते नहीं, रचनाकार
जो पत्रिका का संपादक रचनाकार के पारिश्रमिक नहीं देता, वो किस तरह का घटिया संपादक होगा। वो अपने को कमाने के लिए, अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए छापता है। तो उसमें हम कविता छप करके हमको क्या गौरव प्रदान करेगी। तो इसलिए मुझे कोई ये भ्रम नहीं है कि इस समय जो पत्रिकाएं निकल रही हैं, उन जो हम सब साहित्यिक पत्रिका की बात करें, और उनके क्या होते हैं कि वो रचनाकार भी उनके बंधे बंधाए होते हैं और उनके समीक्षक भी बंधे बंधाए होते हैं। वो उसी की समीक्षा करेंगे जो उस गुट में है। तो इस तरह से करके जितनी पत्रिकाएं उतने गुट, जितने उसमें हम लोग जैसे हैं जिनका कि इस सबसे बहुत ऊपर व्यक्तित्व है, उसको कोई लेना देना नहीं। 5 बार जब कहते हैं तो एक आध दे करके पत्रिका को, लेकिन मैं जानता हूँ कि उससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। पुरस्कारों के बारे में भी ऐसा लोगों का कहना है कि ये प्रतिभा सापेक्ष न हो करके ये प्रतिबद्धता ये सापेक्ष है। बड़ा कठिन हो गया है सचमुच इस समय, क्योंकि देखिए जब राजतंत्र था तो मैं ये नहीं मानता कि जो राजा के दरबार में रहने वाला रचनाकार जो है वो चापलूसी करता है, नहीं, उसका अपना धर्म था। जो लोग नहीं जानते इस बात को, वो उल्टी सीधी बातें कहते हैं। हमारे पास 2 उदाहरण हैं और दोनों अपने ढंग के, हजारों हैं लेकिन मैं 2 उदाहरण केवल देना चाहूँगा। विद्यापति को आप साधारण नहीं समझिए, क्योंकि हिंदी क्षेत्र के लोग उनके महत्व को नहीं समझते। विद्यापति जो हैं नेपाल से लेकर के मणिपुर तक गाए जाते हैं, इतना महत्व है। यहाँ तक कि नेपाली में, बंगला में, असमिया में, उड़िया में आदि कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। विद्यापति तो मिथिला नरेश के दरबार में रहते थे और बहुत अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन उनकी कविता में तो कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बात, हम दूसरा उदाहरण देते हैं, महाकवि कालिदास, विश्व का सबसे बड़ा कवि, वो भी तो किसी के राज दरबार में ही रहते थे। तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं आश्रय तो लेना पड़ेगा। अगर आश्रय नहीं लेंगे तो ये कविता के लिए जो एक मन को निश्चिंतता चाहिए, वो निश्चिंतता कैसे मिलेगी। तो अगर आपको वही दाल रोटी की चिंता बनी रहेगी तो कविता पर उसका असर पड़ता है। आपकी खींच जो है वो कविता में आएगी, नकारात्मक कविता लिखेंगे, नहीं होनी चाहिए। आपको जब एक प्रश्रय रहता है तो वो होता है। आपने जो बात कही, मैं अब उस पर आता हूँ। पुरस्कार जो है, पुरस्कार पहले भी जब राजतंत्र था तो उसमें भी पुरस्कार दिए जाते थे। कहते हैं कि बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी दी गई थी। आज एक अशर्फी का दाम समझ लीजिए कितना है। और ये तो जानी हुई बात है, तमाम राजाओं ने दिया है और उनसे कविता आगे बढ़ी है। इस समय जो पुरस्कार है, पुरस्कार की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि वो कवियों के मतलब रचनाकारों के समाज के द्वारा वो पुरस्कार नहीं दिया जाता। और जो राजा के पद पर बैठे हुए हैं उनको कविता की कोई समझ नहीं है, तो उनके जो चाटुकार लोग हैं, उनके जो अगल बगल रहने वाले लोग हैं, चयनकर्ता, वो उसके चयनकर्ता बनते हैं। और जब वो चयनकर्ता बनते हैं तो वो जिस तरह के कवियों को अपने नज़दीक पाते हैं, वो जो उनके दरबार आते हैं उनको वो देते हैं, ये बिना देखे हुए कि उनकी योग्यता क्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके कारण अगर कोई पुरस्कार नहीं मिलता है तो हमको कहीं भी से ये ग्लानि नहीं होती, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई हम उस जो उनका जो क्राइटेरिया, हाँ, उनके जो निकष है, कसौटी है, उस पर हम नहीं हैं, हम अपने स्वतंत्र हैं।